आज आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? कभी कभी लगता होगा कि हम तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आए थे और हमें पढ़ना पड़ रहा है केमिस्ट्री। यानी इंजीनियरिंग करना हो तो भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। मेडिकल फील्ड में जाएं यानी डॉक्टर बनना है तब भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। यानी आप मैथ्स लो तो भी केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो लो तो भी केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये केमिस्ट्री पढ़ना क्यों पड़ती है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है केमिस्ट्री? तो इसका कारण ये है कि हमारी लाइफ को एडवांस बनाने में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप इस पूरे यूनिवर्स पर दृष्टि डालें तो ये पूरा यूनिवर्स केमिकल्स का एक विशाल भंडार है। क्योंकि हमें हमारी दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ हमें विविध प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं और हर वस्तु किसी न किसी तत्व से मिलकर बनी हुई है। और वो तत्व क्या है? वो एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी कि वहाँ पर केमिकल्स ही केमिकल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सारा का सारा वर्ल्ड है वो केमिस्ट्री की एक प्रयोगशाला है ना? तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम अपने शरीर को ही देख लें। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है। यानी क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीजन और CO2 के बीच क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। अब यदि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान हमारे पेट में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट HCl होता है जो एक केमिकल है। फिर खाना डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के दौरान भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब चलो शरीर को छोड़कर यदि हम कहीं बाहर दृष्टि डालें तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है सूर्य, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इस सूर्य में ऊष्मा कहाँ से आ रही है? तो सूर्य में ऊष्मा का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। तो वहां पर हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों से आपको प्रकाश और ऊष्मा दे रहा है। इसके अलावा हमें नेचर में क्या दिखाई देते हैं? पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जो हमारे लिए फल और सब्जियां बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है? क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस यानी कि वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। बादल बनते हैं, बिजली चमकती है, तो ये सब क्या है? यहाँ कहीं ना कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन है, कहीं कंडेंसेशन है, कहीं प्रिसिपिटेशन है। तो सारे केमिकल्स अपना मैजिक बताते हैं। और हम कोई भी पदार्थ लें, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, पर वो बना तो किसी चीज से ही है ना, बना तो एटम से ही है, बना तो एलिमेंट से ही है, यानी कि वो है तो केमिकल ही। तो केमिस्ट्री से हमारे जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं है ना? इवन वैज्ञानिकों ने तो हमारे जीवन को भी एक रासायनिक क्रिया की संज्ञा दी है। हम कहते हैं ना कि जब दो लोगों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है तो हम कहते हैं कि इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और जब कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो गया। यदि मुन्ना भाई के शब्दों में कहूँ तो कहते हैं कुछ केमिकल लोचा हो गया है। तो यानी कि हमारे जीवन के जितने भी जो लक्षण हैं वो किस पर आधारित हैं? वो रासायनिक प्रक्रियाओं की ही एक अनुगुंज होते हैं। इवन आप देखेंगे कि हम जो सेंस करते हैं, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो इनके पीछे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और केमिकल रिएक्शन ही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारा सारा का सारा जीवन, इवन हमारी डेली लाइफ की जो क्रियाएं हैं, वो सब भी केमिकल और केमिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। आप अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, ब्रश करते हैं, किससे बना हुआ है ब्रश? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है। आप चाय पीते हैं, चाय क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें आपने दूध, चीनी और चाय पत्ती को घोला हुआ है। आपके जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब में क्या है? बहुत सारे केमिकल्स का महत्वपूर्ण रोल है। तो जहां नजर डालें वहां पर हमें केमिकल्स ही केमिकल्स दिखाई देते हैं।
तो चूंकि ये वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, तो उन पदार्थ और उनके गुणों की उन्हें जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके गुणों की यदि आपको अच्छी नॉलेज चाहिए है तो आपको उन्हें अच्छे से समझना होगा, उन्हें गहराई से समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री हमारे विज्ञान की वो शाखा है, वो ब्रांच है जो कि पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है। यानी हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? किसी भी पदार्थ की कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो किस तरीके के केमिकल चेंजेस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ करती है। अब चूंकि कोई भी पदार्थ है तो वो किसी न किसी तत्व से मिलकर बना हुआ होता है और जो तत्व होते हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम कहते हैं परमाणु, या हो सकता है वो अणु से बना हो या उसमें आयन्स हो। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो मुख्य रूप से परमाणुओं, आयनों और अणुओं पर केंद्रित एक अध्ययन है जो आपस में मिलकर तत्व और यौगिक बनाते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है वो एक केंद्रीय विज्ञान है, एक आधारभूत विज्ञान है जो विज्ञान की दूसरी शाखाओं को अपने में जोड़े रखता है। क्योंकि ये सब शाखाएं जो हैं, जैसे चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो हमने देखा कि जो केमिस्ट्री है वो मुख्य रूप से पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों के अध्ययन से संबंधित है। और यदि आप इन पदार्थों को समझना चाहते हैं तो आपको इनके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स और एटम को भी समझना होगा। और यही कारण है कि केमिस्ट्री को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस भी कहते हैं, जिसमें हम एटम्स का, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का और मॉलिक्यूल्स आदि का अध्ययन करते हैं। पर वास्तव में ये जो एटम्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है और इसकी रेंज लगभग एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, यानी कि ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर आकार रखते हैं। तो यदि आप इन एटम्स को और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को, उनके मोशन को समझना चाहते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगी। हम जनरली बड़े आकार की वस्तुएं जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे कि कार है, एरोप्लेन है, तो उनकी गति और व्यवहार को समझने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मित यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। जैसे यदि हम किसी कार और एरोप्लेन के मोशन को समझना चाहते हैं तो वहाँ हम न्यूटन्स लॉ का उपयोग करते हैं। तो जो न्यूटन के 3 नियम उन्होंने दिए थे उस आधार पर हम उसकी गति को समझा सकते हैं। पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये बहुत छोटे आकार के कणों की गति और उनके व्यवहार को समझाने में फेल हो गई और तब जन्म हुआ एक नई मैकेनिक्स का, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिकी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है।